So acid, bases and salts. एसिड्स क्या होते हैं? सो दोज, कोई भी केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज which release H plus ion in water are called acids. जैसे कि मान लीजिए सबसे कॉमन है HCl, तो HCl क्या करता है? HCl इसका एग्जाम्पल है। इसी तरीके से H2SO4 इसका एग्जाम्पल है, HNO3 इसका एग्जाम्पल है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। दैट इज नाइट्रिक एसिड। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जब पानी में जाते हैं तो क्यों H प्लस आयन रिलीज करते हैं? कोई रीजन होता होगा। मान लीजिए आपने HCl को पानी में डाल दिया, वैसे तो HCl गैस है, तो इसको आपको बबल करना पड़ेगा। तो जब हाँ सर एक बात पूछने का डाउट था। हाँ बोलो। सर जब आपको कॉम्बिनेशन वाला रिएक्शन कराना था तभी सर आपने बोला था कि जो HCl जो एसिड होती है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं और जो HCl गैस होती है उसे हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ, हाँ तो सर यही पूछना था कि मतलब ऐसा अलग अलग क्यों होता है, यही बोल। जो एसिड का मतलब है जिसमें H प्लस आयन हो उसे एसिड कहते हैं। तो जो एयर में होती है वो मॉलिकुलर फॉर्म में है, यानी अगर H एयर में है तो बताओ H में और Cl में इसके आउटर में कितने शेल्स रहेंगे? 1 रहेगा। और इसके जो आउटर वाले शेल हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे क्लोरीन में? अच्छा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 रहेंगे। तो अब ये दोनों पास आ जाएंगे और पास आ जाने के बाद ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन आप ले लो। ये देखिए हम लोग शेयरिंग कर देते हैं तो मेरा डुप्लेट बन जाएगा और वी शैल कम सो क्लोजर टू ईच अदर that you utilize my electron and I utilize your electron. You should complete your octet and I should complete my duplet. तो क्या ये दोनों पास आ गए? तो इसकी ऑर्बिट में क्या 2 इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में आए? अच्छा, हवा में ये तैरेंगे तो क्या कोई कारण है कि H प्लस आयन बने इन एयर? कि सारे मॉलिक्यूल ऐसे ही होंगे एयर में? बोलो। ऐसे ही होंगे, क्योंकि अब H प्लस अगर अपना इलेक्ट्रॉन गंवा देगा तो कहाँ जाएगा? तो इसलिए इन एयर ये भी HCl मॉलिक्यूल है, HCl। सो इन गैसियस फॉर्म HCl gas does not contain H plus ion, so it is not considered as acid. कोई आपसे पूछ ले कि क्या HCl गैस एसिड है, तो नहीं है, क्योंकि वाटर के आने के संपर्क में, वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ही ये एसिड बनती है। अब वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कैसे एसिड बनती है। ये तो गैस की बात हो गई। बोलो। इट इन गैसियस फॉर्म, जब गैसियस फॉर्म होगी तो क्या होगा? ठीक है, कंबाइंड होगी और ये टूटेगा नहीं। लेकिन पानी में डालने पे क्या हुआ बताओ? पानी में डालने पर वाटर क्या होता है? जरा इस चीज़ को चेक करें। क्या वाटर का फॉर्मूला O और O के चारों तरफ क्या होगा? 1 2, ठीक है, और इसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इधर और 2 इधर, और भी 2 होंगे क्या?
तो जो H होगा क्या इससे कंबाइन कर लेगा, कहेगा मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, और O भी कहेगा ठीक है मैं देता तो हूँ लेकिन आपसे भी एक लेता हूँ क्योंकि मुझे भी ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये जो O है इसने क्या H से एक बॉन्ड बना लिया है। क्या O के सेंटर में ज्यादा प्रोटॉन है H की? O के सेंटर में मालूम है कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन है। तो वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। कैसे खींच लेगा? O बोलेगा कि ये तो मेरे दो हुए ही और ये दोनों भी मेरे ही पास रहेंगे, तुम दूर बने रहो, तुम सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन देखते रहो। जैसे धोखेबाजी नहीं होती है, तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को कायदे से क्या होना चाहिए था, वो इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में रहना चाहिए। जैसे शेयरिंग होती किसी चीज़ की, तो हम भी बीच में टिफिन रखें, तुम भी बीच में टिफिन रखो, और दोनों टिफिन अपनी ओर खिसका लोगे तो क्या होगा? क्या ये धोखेबाजी नहीं है? बट ऑक्सीजन ऐसा करता है क्योंकि ऑक्सीजन के सेंटर में ज़्यादा प्रोटॉन है, तो इसलिए ये देखो, सो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन न रह के ज़्यादा समय किसके पास गुजारते हैं? ऑक्सीजन के पास। तो इस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा समय तक है इसके पास, और इसके पास कम समय तक है। तो क्या इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा? भाई आप बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन ले लोगे, अपने पास बुला के रख लोगे, क्या तो माइनस नहीं आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज है, और चूंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन गंवा दिया है, उसके पास 10% टाइम रहता है, 90% O के पास रहता है, कभी कभी इसको भी दे भी देता है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? क्या डेल्टा पॉजिटिव? डेल्टा का मतलब है पार्शियली। डेल्टा का क्या मतलब है? पार्शियली। जैसे थीटा नहीं बताया था, सो ऐसे ही थीटा, गामा, अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये ग्रीक लेटर्स होते हैं। इसको क्या कहते हैं? थीटा। इसको क्या कहते हैं? गामा। ये सब ग्रीक लोग अपने अल्फ़ाबेट यूज़ करते थे। इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? और इसे क्या कहते हैं? डेल्टा। तो ग्रीक लोगों के सम्मान में ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने उनको निकाल दिया था, तो और इसके बाद ये जो ऑटोमन एम्पायर ने निकाल दिया था, तो उन्होंने जंगलों में रह के साइंस को जिंदा रखा, तो इसलिए सारे लेटर्स उनके सम्मान में लिए गए हैं। अब ये देखो कि अल्फा प्लस, इस पर एक थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर निगेटिव आ गया, तो इस प्लस और प्लस का सेंटर कहाँ हुआ बताओ? क्या यहाँ हुआ? यानी एक निगेटिव सेंटर और प्लस प्लस का सेंटर कहाँ हुआ बताइए? ये हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो H2O है वो वास्तव में ये चीज है जिसमें निगेटिव सेंटर इसके पास और प्लस प्लस का ठीक मिडिल कहाँ हुआ? प्लस प्लस का ठीक मिडिल यहाँ हुआ। ओके, तो अब ये देखो, तो अब हमने क्या किया बताइए? क्या HCl अब पानी में आ गया है जो अभी तक गैसियस फॉर्म में था? अच्छा, पानी में आने के बाद जो HCl के मॉलिक्यूल हैं, ये HCl, इसको किसने तोड़ना शुरू कर दिया? वो इसके पास बार बार आ रहा है, कह रहा है तुम तोड़ दो उसको, तुम तोड़ क्यों नहीं देते? और इसके पास कौन बार बार आ रहा है? H, और इसके ऊपर टक्कर मार रहा है। देयर आर, वाटर में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं कि नहीं विद इन देयर सरफेस, या लिक्विड में। तो ये बार बार इस पे टक्कर मार रहा है। O किसके ऊपर टक्कर मार रहा है बताओ? O डेल्टा निगेटिव है H प्लस पे, तो ये निगेटिव वाला बोल रहा है कहाँ तुम एक निगेटिव चार्ज लेके फंसे हो, ये पॉजिटिव चार्ज, तुम मेरे पास आओ, देखो मेरे पास कितना निगेटिव है। ये बोल रहा है कि मेरे पास तुम आओ, और देखो मेरे पास तो भरे पड़े हैं, देख लो ऑक्सीजन को देखो, कह रहा मेरे पास तो फालतू के चार्ज भरे पड़े हैं दिख रहा है कि नहीं? उसको लालच दे रहा है हाइड्रोजन को, उसने तुम्हारा ले लिया तो क्या हुआ, मेरे पास तो चार एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो अब ये क्या करेगा बताओ? हाइड्रोजन विल ब्रेक, ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। तो जो HCl गैसियस स्टेट में किस फॉर्म में था?
गैसियस स्टेट में मॉलिकुलर फॉर्म में था, वो वाटर में आने के बाद किस फॉर्म में हो जाएगा? आयनिक फॉर्म में। लेकिन H+ बनेगा और क्या बनेगा बताओ? Cl-। तो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं? भाई आप कहोगे इसको तोड़ने के लिए तो हमने पढ़ रखा है कि 400 किलो जूल एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी? तो इसको तोड़ने के बाद इसके चारों तरफ कौन आ जाएगा बताओ? ऑक्सीजन आ जाएगा, हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि इस पे प्लस है, प्लस तो प्लस रिपेल करेगा। कौन कौन इसकी तरफ मूव करके आ जाएगा? बोलो। ऑक्सीजन आ जाएगा और फिर ये इसको घेर लेगा, और क्या फिर ये कभी भी इसको मिलने देगा उससे? अच्छा, इसको क्या कहते हैं? ये जो इसके चारों तरफ आ गए, क्या हाइड्रेशन ऑफ H+ आयन कहेंगे? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कि घेर लेना। और इस घेरने में जानते हो वो कितनी एनर्जी रिलीज कर देते हैं? 300 किलो जूल। अच्छा, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए कितनी रिक्वायर्ड थी? 400 किलो जूल चाहिए, और इसने कितनी रिलीज की? 300। लेकिन यही बात नहीं होगी, अभी यहाँ पर भी तो खेल बाकी है। जरा इधर देखो, क्या Cl को नहीं H घेर लेंगे? कहेंगे मेरे पास प्लस चार्ज है, और अपोजिट चार्ज आते हैं तो अट्रैक्शन की वजह से फिर एनर्जी रिलीज होगी। देखो प्लस के पास कौन आया? क्या माइनस आया? सारे वो आ गए, लेकिन माइनस के पास कौन आएगा? तो अब इसके चारों तरफ कौन आ जाएगा? H, और ये H आ जाएगा। तो क्या ये भी कुछ एनर्जी रिलीज करेगा? कुछ एनर्जी तो ये भी रिलीज करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस आए ना पास में। माइनस के पास कौन आया बताओ? तो इसलिए 300 किलो जूल इसने एनर्जी रिलीज कर दी। क्या ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी? तो इसको क्या कहते हैं? ये जो यहाँ प्रक्रिया हुई है, क्या इसको कहेंगे हाइड्रेशन ऑफ आयन? कैटायन और आयनायन का चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल से घिर जाना, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। और यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेकिंग ऑफ HCl मॉलिक्यूल। ये क्या हुआ बताइए? ब्रेकिंग ऑफ HCl मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल था, क्या ये एनर्जी एयर में इनको कोई दे पाता? 400 किलो जूल नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ पर गलती से एक दो टूटे नहीं, एक दो तो ऐसे ही टूट जाएंगे, टक्कर होगी टूट जाएंगे, लेकिन उसके टूटने से इतनी एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई कि 600 किलो जूल से फिर दो और टूट गए। एक टूटा फिर भी एनर्जी बची, फिर कहीं एक और टूटा होगा, वो सब एनर्जी मिलकर और टूट गए, क्योंकि इनके हाइड्रेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ब्रेकिंग में कम। तो ऐसी स्थिति में ये भूल जाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, अब ये समझें कि इन वाटर ब्रेकिंग ऑफ, ये जो एसिड, ब्रेकिंग ऑफ एसिड इज फॉलोड बाई, उसके आगे क्या होता है? फॉलोड बाई हाइड्रेशन। किसका हाइड्रेशन? ऑफ कैटायन एंड एनायन। इसमें कैटायन क्या है? एनायन तो निगेटिव वाला है। हाइड्रेशन मीन्स it is that is when ions get surrounded by water molecule, then there a lot of energy is released. इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। सो व्हेन ये H+ आयन एंड एनी ऑफ द एनायन, कोई भी एनायन हो, अब हम यहाँ पर कहना नहीं चाहते, वरना क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, HNO3 नाइट्रेट आयन, कुछ भी हो सकता है। Cl- हो सकता है, F- हो सकता है, Br- हो सकता है, I- हो सकता है, सल्फेट आयन भी हो सकते हैं, और क्या नाइट्रेट आयन भी हो सकते हैं। तो ये एनायन हो गए। गेट, देखो H+ है, H+ के साथ जो भी आ जाए, तो मैंने बताया नहीं कि HCl
फिर एच एफ, एच को तो होना ही चाहिए, एच आई, एच बी आर। तो मैंने एक्सक्लूसिवली H प्लस लिया है और अनायन में बहुत सारे ऑप्शन छोड़ दिए हैं। क्या क्या लिए बताएं? क्या मैंने H2SO4 लिया है जिसके वाटर में डालने पर ये किस में टूट जाएगा? क्या 2H प्लस बनेगा? और इसको क्या एक्वियस कहेंगे? पानी से गिरने को क्या एक्वियस कहते हैं? बोलो। वाटर से घिर गया तो उसको क्या कहते हैं? एक्वियस। अच्छा, अब ये देखो, क्या HNO3 टूटेगा तो क्या एक H प्लस बना देगा? लेकिन सिर्फ H प्लस ना लिख देना, ये ध्यान रखना कि वो वाटर से घिर जाएगा। और फिर क्या होगा? क्या NO3 माइनस हो जाएगा? वो भी एक्वियस होगा। कभी कभी सर ये H3 भी बना देते हैं ना। लो, ये भी ठीक है, H3PO4, जैसा कि सीजन ने बताया। सो 3H प्लस एक्वियस फास्फोरिक एसिड उन्होंने बता दिया, फॉस्फोरिक। हाँ, लो वो भी बता दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? वो सब चीज़ें अभी आने वाली हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जब ये टूटेंगे तो क्या ये सभी H प्लस रिलीज करेंगे? एक्वियस। और इसे Br माइनस को क्या कहेंगे? क्या ब्रोमाइड आयन? और I माइनस को क्या कहेंगे? इसको आयोडाइड आयन कहेंगे। सो ये भी एक्वियस होगा। और HF, यानी HF को क्या कहेंगे? नाम भी तो होगा कुछ HF का। लो, इन्होंने पूरी बात कह दी। इन्होंने कहा वाटर में डाला है तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोलो। भाई यहाँ तो सब क्लियर कट हैं। बोले कि एयर में घूम रहा है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलो, और वाटर में डाला है तो क्या बोल दें? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो इसका क्या नाम है वाटर में? इसका एसिड भी बोलो, क्योंकि सब H प्लस देने वाले हैं वाटर में, और दे दिया है वाटर में। ये क्या है? ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड। और ये तो ये नाइट्रिक एसिड हो गया। और ये हो गया H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, पीछे लिख दिया है। और ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और ये हाइड्रो आयोडिक एसिड। और ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अच्छा, अब ये देखो कि इससे क्या होता है कि गेट सराउंडेड बाई होते हैं क्या? किससे सराउंड हो जाएंगे? गेट सराउंडेड बाई वाटर मॉलिक्यूल्स। इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल से गिर गया? हाइड्रेशन। एंड ए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन इट। लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड in it, which is utilized for breaking of more molecules। जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो क्या और भी मॉलिक्यूल टूटेंगे? 600 किलो जूल का क्या होगा? कभी हो सकता है 800 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो जाए तो दो मॉलिक्यूल एक साथ टूट जाए। सो फॉर ब्रेकिंग ऑफ मोर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब जैसे देखो, मान लो वाटर में
H प्लस आ गया और Cl माइनस आ गया। तो H प्लस क्या होता है? क्या आपने कभी 9th क्लास में ये बात पढ़ी है कि जो एक एटम है, रदरफोर्ड ने बताया है कि इसका जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर है, और पूरे एटम का साइज क्या है बताओ? 10⁻⁻10 मीटर। यानी ये कहिए एटम है, और हाइड्रोजन के एटम में क्या होता है? क्या एक सेंटर में एक प्रोटॉन होता है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है? अच्छा, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन हट गया तो क्या ये जो प्रोटॉन बचा इसी को H प्लस कह रहे हो क्या? अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो H में से अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो वो H प्लस बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो क्या ये प्रोटॉन हो गया? अच्छा, ये प्रोटॉन हो गया तो इसका साइज कितना हो गया? क्या ये इसका साइज है? तो न्यूक्लियस बड़ा है कि एटम बड़ा है? क्या एटम न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ा है? अगर मान लो न्यूक्लियस एक कॉस्को की बॉल है तो एटम कितना बड़ा होगा? क्या एक कमरे के बराबर? नहीं, अगर एक न्यूक्लियस कॉस्को, ये ठीक बता रहे हैं कि अगर एक न्यूक्लियस एक कॉस्को की बॉल है तो इलेक्ट्रॉन जोधपुर की पेरिफेरी में घूम रहा है, यानी 1,00,000 गुना बड़ा है। अगर मैं उसको उस साइज में 10 सेंटीमीटर ले लूं तो अगर मैं आपसे कह दूं सीजन मेरी एक बॉल जोधपुर में गुम हो गई है, जाके ढूंढ लाओ, ऐसा ही न्यूक्लियस को ढूंढने जैसा है। समझ में आ गई बात? तो 1 किलोमीटर का रेडियस पड़ेगा। अगर मैं 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर लूँ तो वो 1 किलोमीटर तक जाएगा। तो दैट मीन्स इट इज सो लार्ज। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन हट गया, सो अब जरा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन हट गया तो ये H प्लस आयन कितना छोटा होगा बताओ? बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर आपके हाथ में एसिड गिर गया तो क्या होने वाला है? क्या प्रोटॉन गिर गए हैं? और वो प्रोटॉन कहाँ कहाँ जाएंगे अंदर, और नर्व में जाएंगे कि ब्लड सेल में जाएंगे, उनको कोई रोक पाएगा? आप समझ लीजिए कितनी छोटी चीज है। H एटम्स तो सबसे छोटा, और उससे 1,00,000 गुना छोटा उसका न्यूक्लियस। H प्लस की मैं बात कर रहा हूँ तो न्यूक्लियस समझो। कहते हैं उसको एसिड बर्न हुआ है, तो क्यों एसिड बर्न हुआ? क्योंकि वो प्रोटॉन पता नहीं अंदर कहाँ कहाँ चला गया होगा। कहते हैं अरे एसिड फेंक दिया, उसके चेहरे पे निरा प्रोटॉन फेंक दिए। समझ में आ गई बात? तो H प्लस की यही हालत है। H प्लस इतना छोटा है, वो हाईली अनस्टेबल है। अगर किसी छोटी चीज पे प्लस चार्ज हो तो उसकी डेंसिटी सोचो कितनी ज्यादा होगी, बताओ? एक प्लस चार्ज बहुत छोटी सी जगह पे, तो ये हाईली अनस्टेबल है। H प्लस आयन इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू बीइंग वेरी स्मॉल is highly unstable। अच्छा, अब ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा कि इसके पास वाटर आ जाएगा, और वाटर क्या बोलेगा कि तुम अनस्टेबल हो। और देखो मेरे पास तो ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने एक बॉन्ड बना लिया है इनसे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन है। तुम ऐसा करो कि ये ऑक्सीजन आ गया, क्या कहा, मैंने तो एक बॉन्ड बना लिया इससे, लेकिन मेरे पास अभी क्या चीज बाकी है? तुम मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो, और मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो, मुझसे बॉन्डिंग कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना चार्ज है कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, और मेरे पास निगेटिव चार्ज है, मैंने इनसे खींच लिया है। सो देयर इज ए नेचुरल अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। ये अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि इस पर अब निगेटिव चार्ज और ये हाईली पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रख रहा है। तो इसने इसको ऑफर किया कि तुम ऐसा करो कि अब मैंने तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या ऑक्सीजन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है? बोलो। तो अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अब ऑक्सीजन के पास क्या बचा? क्या एक इलेक्ट्रॉन बचा? एक उसको दे दिया, बोलो।
अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाने से क्या उसका अब वो न्यूट्रल हो गया है, क्योंकि सेंटर में एक प्रोटॉन था और हाइड्रोजन ने उसको क्या दे दिया बताओ? सर एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या अब हाइड्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा? हाँ लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गंवा देने की वजह से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि इसके सेंटर में तो 8 प्रोटॉन थे और अब रह गए 7 इलेक्ट्रॉन, 3 ये, 4 5 6 7, अगर सब कुछ लें तो टोटल देखा जाए तो इसके पास अब कितने रह गए? सो एक दे देने से इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं? यस अच्छा, और इससे वो कहेगा कि अब तुम मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो। तुमको एक दे दिया तो ऐसे ले जाने के लिए नहीं दिया है, अब हमारे पास बने रहो, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाओ। तो जब एक देने के बाद अब दोनों शेयरिंग करेंगे तो वो भी तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। देने के बाद भी शेयरिंग होती है, ऐसा भी होता है कि वन साइड डोनेशन हो जाए और फिर कह दे अब चलो शेयर करो, ऐसे ले जाने के लिए तो नहीं दिया है। तो ये क्या बन जाएगा? क्या O बनेगा और H बनेगा और H बनेगा और H बनेगा, और क्या इस पे प्लस चार्ज रहेगा? यस सर। क्या इसे H3O कहेंगे विथ प्लस चार्ज? O पे प्लस चार्ज लगाया ना, तो हाइड्रोजन आयन अब वाटर के साथ मिल गया और इसका नाम क्या पड़ा? हाइड्रोनियम आयन। पहले क्या था? क्या हाइड्रोजन आयन था? सर ऊपर वाले एटम के साथ जो हुआ सर वो नीचे वाले के साथ भी तो होगा, नीचे वाले दो है। ये दोनों ना, ये दोनों बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड बनाए हुए हैं, इनका इसने खिसका लिया है अपनी तरफ और उसकी वजह से इस पर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आ गया है, तो इसने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, क्योंकि इस पर हाईली पॉजिटिव चार्ज है। तो कभी भी अगर एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन इतना छोटा है और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज, वो सोचो कितना ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होगा। उसको तो कोई भी बुला लेगा, किसी को अगर रिएक्शन करनी होगी, जरा सा भी निगेटिव किसी के पास होगा तो खिंच जाएगा। तो इस तरीके से इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इनके साथ इसकी बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग करके इन्होंने धोखा खाया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन ने क्या किया? क्या इसके साथ बॉन्डिंग कर ली? बोलिए। यस सर। बॉन्डिंग करके इसको भी नहीं छोड़ेगा, कहेगा अब जो 2 दिए हैं वो मेरी ओर खिंचवा लेगा, कहेगा मुझे तो, मैं प्लस थोड़ी ना रहूँगा। ऐसा सीधा ना समझो इसको, कहेगा इनसे भी खींचेगा, इससे भी खींचेगा और कहेगा तुम तीनों हमसे बराबर दूरी बनाए रखो। और एक बार बॉन्डिंग हो जाएगी तो पता नहीं लगा पाओगे कि किसको दिया था, तीनों एक जैसे हैं। फिर समझ में आ गई बात? तो ऐसी स्थिति में सब पे प्लस हो जाएगा और इस पे फिर से माइनस हो जाएगा। बॉन्डिंग बनाने तक था। अब ये क्या कहलाएगा बताओ? हाइड्रोनियम आयन कहलाएगा। सो दिस इज हाइड्रोनियम आयन। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने ये बात देख ली है कि मान लीजिए 2 अलग अलग चीजें देखी। पहली क्या चीज देखी? पहली ये चीज देखी कि HCl और वाटर में डाल दिया जाए, तो वाटर में डालने पे H प्लस बन जाएगा एक्वियस, और साथ में क्या बन जाएगा? Cl माइनस एक्वियस। लेकिन जो H प्लस है क्या वो अपने आप में स्टेबल है कि नहीं है? नहीं है सर। तो ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगा? सर हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, एक बात और बता दूं कि मान लीजिए ये O है और ये H है, तो H और H के प्लस का सेंटर कहाँ है? भाई मीन निकालो, तो इनका मिडिल पॉइंट क्या पड़ा? तो क्या यहाँ पे प्लस मान लिया जाएगा? यस सर। और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस और ये प्लस। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसका जैसे एक मैग्नेट नहीं होता नॉर्थ और साउथ, मैग्नेट में क्या होता है? 2 पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। तो मैंने प्लस का मीन निकाल लिया बीच में। तो अगर हम कहें कि भाई ये जो वाटर है वो पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें 2 पोल है, 2 पोल। आप ये देख लो ना कि मान लीजिए कि किसी में ऐसा हो कि NH3, N भी तो ऐसा करता होगा कि नहीं? अच्छा, N के पास भी सेंटर में क्या 7 इलेक्ट्रॉन है?
होते ही हाँ हैं, सर। लेकिन वो इन सब से खींच लेता है, कहता है इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज़्यादा रहेगा क्योंकि मेरे सेंटर में प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्या N पे एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा और H पे कैसा रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव। बोलो। अच्छा कोई मुझे ये बता दे कि इस मॉलिक्यूल में 3 अगर प्लस चार्ज यहाँ और यहाँ और यहाँ है, उनका सेंटर कहाँ पड़ेगा, क्या ठीक जहाँ पे N है वहाँ वहीं पे? तो क्या बताओ ये डाइपोल बना पाया? नहीं सर। क्योंकि जो इसका प्लस है जो इसका माइनस है, क्या वहीं प्लस नहीं कोइंसाइड कर गया? हाँ सर। सो NH3 बोलो अमोनिया डाइपोलर है क्या? जैसे यूरिनल में स्मेल आती वही अमोनिया है। सो इट इज नॉन पोलर। ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। और जबकि वाटर कैसा हो गया, क्या डाइपोल है? हाँ। सो वाटर पोलर है। क्यों पोलर है? एज इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स आर सेपरेटेड, एज इट हैज 2 पोल्स। कौन कौन से पोल्स हैं? प्लस एंड माइनस। तो ये पोलर है। समझ में आ गई बात? हाँ। सर वो अमोनिया वाला समझ नहीं आ रही है, प्लस प्लस और बीच में माइनस। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लो कार्बन है, कार्बन में क्या है बताओ? अगर ऑक्सीजन इसके पास आ जाए, और ऑक्सीजन के आउटर में क्या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो। अच्छा अब इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, तो कार्बन ने कहा भाई हमने तुम्हारे साथ किए, तुम भी हमारे साथ करो। तो सबने 8 पूरे कर लिए। कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन ने से। अच्छा ऑक्सीजन ने क्या किया, बोला नहीं ये तुम इतना नहीं अच्छा कर पाओगे, तुम्हारे अंदर सेंटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, मेरे अंदर 8 है, जरा अपना इलेक्ट्रॉन मेरी ओर खिसकाओ। खिसकवा लिए इसने। तो क्या ये निगेटिव चार्ज हो गया? और इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज हो गया? अच्छा इसका जो एक डायरेक्शन होता है किसी भी पोल का, मान लो 2 पोल हैं, तो इधर इसका डायरेक्शन हुआ प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन इधर ही तो खिसके हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन किधर खिसके हैं बताओ? इधर। एक चीज को अगर 2 आदमी बराबर ताकत से खींचें तो वो चीज किधर जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। अच्छा इस तरीके से जो प्लस का सेंटर है वो तो यही हुआ, और इस माइनस माइनस का सेंटर कहाँ हुआ? जैसे मैंने H2O में नहीं देखा था, H2O में वो बेंड स्ट्रक्चर है, अगर वो लीनियर होता तो फिर वो भी सब खत्म हो जाता, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो ये बहुत भली बात है कि कैसा है, बेंट है। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? जबकि इसका कैसा स्ट्रक्चर है? अच्छा तो क्या इस H के जो प्लस प्लस के चार्ज का सेंटर यहाँ लाई किया, और तो क्या ये पोलर बन गया? और ये HCO2 क्या है? नॉन पोलर। ये कैसा हुआ? नॉन पोलर। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि पोलर में पोलर ही डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर नहीं होते। क्या आप इस बात को यकीन मानते हैं कि HCl भी एक पोलर है? क्योंकि Cl ने H के सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए होंगे, इसके सेंटर में तो 17 प्रोटॉन होते हैं, कहने की बात ही नहीं है। बोलो। तो खींच लेगा तो क्या होगा? पोलर। क्या वाटर में HCl घुल जाएगा? क्या 1 लीटर HCl 729 लीटर वाटर में घुल जाता है? सॉरी 729 लीटर 1 लीटर में घुल जाता है। आप समझ लो कि कितना एफिनिटी है इसका, कितना लगाव है वाटर के साथ, इतनी गैस घुल जाती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि पोलर डिजॉल्व्स पोलर, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। सृजन का अगर मान लो श्रेयान से मेल खाता है और अस्मित का यश से मेल खाता है, तो यश अस्मित के पास जाएगा और सृजन श्रेयान के पास जाएगा। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक ना। आप लोग घुलते मिलते कैसे हो? एक जैसे लोग ही तो एक में घुलेंगे। कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर घुल जाएगा। कभी तेल में पानी को मिलते देखा है? जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो नॉन पोलर है, सारे ऑर्गेनिक। और वाटर कैसा है? पोलर। अच्छा अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि एसिड टूटता कैसे है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। सर ये पोलर और नॉन पोलर बोथ में है क्या?
हाँ आगे आएगा, 2 पेज के बाद है। खैर हमने आपको बता तो दिया ना कि क्या है, कि पोलर सब्सटेंस डिजॉल्व्स इन पोलर। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, अब ये देखो, पोलर सब्सटेंस डिजॉल्व्स इन कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर? पोलर सब्सटेंस। वाटर क्या है बताइए? वाटर इज पोलर। पोलर, क्योंकि उसमें 2 पोल हैं, चेक कर लो, एक निगेटिव है और एक क्या है, प्लस 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 का सेंटर अगर अलग लाई करे और माइनस अलग रहे तो क्या कह देंगे? पोलर। सर पोलर। अच्छा, वाटर इज पोलर। और HCl भी क्या है? सर पोलर। और CO2 क्या है? सर नॉन पोलर। अच्छा, अब हम आगे की बात करेंगे, व्हाट इज एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड्स सो एसिड्स are those substance which releases H plus ion in water। जो पानी में क्या करें, H plus ion रिलीज कर दें, उनको क्या कहेंगे? एसिड होगा। सर एसिड। अच्छा, तो एग्जाम्पल क्या है? HCl, HNO3 और विनेगर। हाँ HNO3, H2SO4 और CH3 COOH, जैसे कि इन्होंने कहा कि विनेगर, सर एसिटिक एसिड। या इसका दूसरा नाम क्या है? एसिटिक एसिड। या CH3 COOH की जगह HCOOH भी लिख सकते हैं क्या? एक और, एक ये भी है, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका का मतलब क्या होता है? लाल चींटियाँ। तो लाल चींटियाँ हमारी बॉडी में काटती हैं तो क्या वो कुछ एसिड छोड़ती हैं जिससे हमें बहुत कष्ट होता है? तो रेड आंट्स, तो उनमें फॉर्मिका होता है, उनको कहते हैं फॉर्मिका, लाल चींटियों को। तो उनसे जो एसिड निकलता है उनके स्टिंग से, उसको क्या कहेंगे? फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा भी HF होता है, HBr होता है, ये सब भी एसिड हैं। HF, HBr, और क्या होता है इसके अलावा? HI भी होता है, सर HI। और H3PO4। क्या दूध में भी कोई एसिड होता है? सर लैक्टिक एसिड। सर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है। और इसी तरह से सेब में क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। और नींबू में क्या? सिट्रिक एसिड। यस सर। तो सिट्रिक एसिड हो गया। अच्छा ये बताओ, क्या इमली में टार्टरिक एसिड यस सर। एसिड? टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। लो, ये बहुत अच्छा बता दिए। तो टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, इस तरीके से बहुत सारे एसिड होते हैं, हम धीरे धीरे देखेंगे, बट इतना है। सो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या है? एसिड, सो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है कि पहला, दे रिलीज H प्लस आयन इन वाटर। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। जैसे नींबू को खाओगे तो क्या खट्टा लगेगा? विनेगर को खाओगे खट्टा लगेगा? लैक्टिक एसिड, दूध से दही बन गई तो क्या दही खट्टी लगेगी? सोर इन टेस्ट। सो ये सोर इन टेस्ट होते हैं। और इसके अलावा एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। अगर नल के क्या, दे रिलीज H प्लस आयन इन वाटर। एसिड क्या करते हैं? क्या ये पानी में H प्लस आयन रिलीज कर देते हैं? क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या देखा बताओ, कि दे रिलीज H प्लस आयन इन वाटर। अब देखिए कि दे आर सोर इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे होते हैं।
और इसके अलावा कोरोसिव इन नेचर। अगर नींबू रख दो नल के पास तो नल में जंग लग जाएगी क्या? या नल के ऊपर थोड़ा सा HCl डाल दो तो उस पर रस्ट लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी। और दीज आर डेंजरस टू टच, यानी अगर ये वाटर में डालोगे तो इतनी हीट निकलेगी कि पानी अचानक से बॉयल हो जाएगा, वो स्प्लैश कर सकता है, आपकी टेस्ट ट्यूब टूट सकती है। तो इस तरीके से दीज आर कोरोसिव इन नेचर। और एक और भी चीज़ है कि जो एसिड्स होते हैं दे, ठीक है, एसिड्स आर डेंजरस टू टच, इसको टच करने में ये है। और ये कन्वर्ट, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस टू पेपर या सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन भी ले सकते हो। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर देते हैं। अगर कोई भी चीज़ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर दे तो उसे क्या कहेंगे, एसिड। अब हम देखेंगे कि लिटमस सॉल्यूशन होते क्या हैं। तो कभी जैसे अगर आप जाओगे तो श्रीनगर में, तो पेड़ के ऊपर क्या होगा कि वहाँ पर एक एल्गी और फंगी का आपस में कुछ ऐसा प्लांट होगा जो फंगस होगी, पेड़ पे फंगस उगी रहेगी, तो वो फंगस लिटमस कहलाती है, ठीक है, लाइकेन कहलाती है। और उसका जो सैप है वो क्या है, उसी से लिटमस पेपर बनता है। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड विद लिटमस पेपर, तो हम ये देख लें कि नाउ लाइकेन, तो पहले हम ये देख लें ये होते किस तरीके के हैं लाइकेन, फिर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो लिटमस हो जाएगा। नाउ यानी ये इस तरीके के होंगे, किसी भी प्लांट में ऐसे उगे रहेंगे। तो वैसे इसका पर्पल कलर टाइप होगा। श्रीनगर में जहाँ बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होगा वहीं ये लाइकेन उगते हैं, अदरवाइज हर जगह नहीं उगते हैं। तो ये लाइकेन कुछ ये प्लांट में जो ट्री है ना, जिस पे मॉइस्चर है, हल्का हल्का पानी रिसता रहे और क्लीन इन्वायरमेंट हो, वहाँ पर अगर थोड़ा सा पोल्यूशन है तो लाइकेन नहीं उगते हैं। तो ये इन्वायरमेंट को क्या है, इंडिकेटर है कि इन्वायरमेंट अच्छा है तो ही लाइकेन उगेंगे। तो प्लांट की बार्क पे उगाते हैं, प्लांट है और उसका जो तना है ना उस पर देखो क्या उगा है, क्या पूरा उस पर एक ग्रीन ग्रीन सा उगाया है, उसको क्या कहेंगे, प्लांट की बार्क में। ये श्रीनगर में हर पेड़ पे ये बार्क दिख रही है, और बार्क पे क्या उगा हुआ है, बार्क के ऊपर ठंडी जगह पे ही होता है क्या? ठंडी जगह नहीं, जैसे कि प्लांट के ऊपर उगा है। एनवायरनमेंट में अगर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है तो उसमें, और मॉइस्ट एनवायरनमेंट है तो एल्गी जानते हो, काई, हरे रंग की काई, और फंगी जानते हो, मशरूम। तो ये उन दोनों का एक सम्मिलित रूप है, फंगी और एल्गी का, वो दोनों मिल करके लाइकेन कहलाते हैं। वो सिम्बायोसिस करते हैं, यानी आपसी सहयोग से एक नई प्रजाति तैयार करते हैं जिसको लाइकेन कहते हैं। और इसके रस से लिटमस पेपर तैयार होता है। लिटमस पेपर अब समझ गए क्या है, इसी का सलूशन ले लें तो क्या कहलाएगा। अगर इसी के ऊपर एसिड डाल दो तो बताओ किस कलर में ये हो जाएंगे सारे लाइकेन, क्या रेड कलर में हो जाएंगे? क्योंकि लाइकेन में क्या भरा हुआ है, लिटमस, और लिटमस में अगर एसिड डाल दो तो वो लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू टू रेड। तो ये हल्के ब्लू कलर के हैं और इनको ये रेड में कन्वर्ट कर देगा। लेट अस सी हाउ एसिड रिएक्ट्स विद लिटमस पेपर। सो नाउ reaction of acid with litmus solution. So ये देखो, लिटमस सोल्यूशन देख लो, and other is we have a litmus red. So two solution we have litmus red and blue. देखो रेड क्यों है,
रेड का मतलब है कि क्या उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया गया इसलिए रेड है, क्या और कोई बात है? कोई लिटमस सोल्यूशन रेड क्यों होगा? इज देयर एनी रीजन दैट इट इज रेड? व्हाई इट इज रेड? बताइए। उसमें एसिड होगा, थोड़ा सा एसिड डाल दिया वो रेड हो गया, बस, और कोई बात नहीं है। तो अब दूसरा सोल्यूशन है, यानी उसका नेचुरल कलर है, उसमें थोड़ा साबुन डाल दो, साबुन बेस होता है, तो क्या वो ब्लू हो जाएगा? तो बेस के डाल देने से लिटमस पेपर, वैसे उसका पर्पल कलर है, लेकिन साबुन डाल दोगे, साबुन हो या बेस हो, क्या वो हाथ से छूने में कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। कभी आपने बैगन या भिंडी छुई है, कैसी लसलसी होती है? बोलो। तो जो भी चीज़ें अगर आपकी बेस है, बेसिक, वो कैसी होंगी? जैसे बैगन हो गया, कटहल हो गया, भिंडी हो गई, ये सभी बेसिक चीज़ें हैं। ये छूने में स्लोपी होती हैं, स्लिपरी इन टच। और या तो साबुन भी है, साबुन हाथ से फिसल जाता है, इट इज़ स्लिपरी इन टच। और अगर इस चीज़ को लिटमस में डाल दोगे तो लिटमस का क्या कलर हो जाएगा? ब्लू। और बताओ एसिड डालोगे तो क्या हो जाएगा? तो जरा हम देखें कि And also we have taken one acid and one base. One acid and base, and we will check it is a acid or base. First of all, what we will do? We will take this. This one is red litmus solution. In a test tube, you can see this is a red, totally red. You can see this is red litmus solution. Okay. Now we are just going to add one chemical in it, is that is sodium carbonate. We are going to add some sodium carbonate in it. So you can see now there is a change. This is sodium carbonate we are putting inside. You can see very carefully. So there is a change in color, you can see. So there is a change in color. You can see it changes to blue. Can you see this? This is a blue color. When it is red, it changes to blue. So when the red lit फिर से देख लो कि डालने से पहले carefully, क्या हो गया डालने के बाद? now again we will हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर इसके अंदर क्या क्या डाला था? अब इस देखो, ये पहले रेड था, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये रेड है, देखो हम दिखा दें कि रेड है। आप इसमें क्या क्या डालोगे कि ये ब्लू हो जाएगा? ये रेड है, साबुन डाल दो, साबुन डाल सकते हो, बेस है साबुन। डिटर्जेंट डालोगे, डिटर्जेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालोगे क्या? उसमें जिसमें OH आयन होते हैं वो डालना। क्या KOH डाल सकते हो? NaOH डाल सकते हो? और उसके भी टूटने की वही प्रक्रिया है जो HCl की है। जैसे HCl टूटा था तो चारों तरफ हाइड्रेशन हो गया था कि नहीं? उसी तरीके से NaOH को भी पानी में तोड़ोगे तो क्या Na+ आयन बन जाएगा और OH आयन बन जाएगा, वो भी पानी से घिर जाएंगे। तो बेस क्या होते हैं? विच रिलीज OH आयन, बोलो। अच्छा ये बताओ कि इसमें अगर मैंने KOH डाल दिया, NaOH डाल दिया, या फिर लाइम वाटर जानते हो, CaOH होल ट्वाइस होता है, चूने में पानी मिला दो, लाइम वाटर तैयार, वो डाल दो, जिसमें OH हो वो सब डाल दो, और इसका कलर कैसा हो जाएगा? नीला। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ये देखो, when the red litmus solution changes to blue, then we can call as the given solution is a base. Is a base. Now we'll check for the acids. Now again we will take some red litmus solution. So you can see this is a red, totally red. Now we will add one more liquid in it. If the color of this red changes to blue, first time in the first case it changes to blue, that is a base. तो base था वो अगर blue में change हो गया था,
Now let's one more acid we will going to add. This you have to take it very carefully. So you can see I have put some hydrochloric acid in it, but there is no change in the color. Sorry. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने के बाद इसमें कोई चेंज नहीं आया. सो आई पुट असाइड, राइट. तो दिस इज नो चेंज इन द एसिड. सो फॉर द रेड लिटमस सोल्यूशन, अगर रेड लिटमस सोल्यूशन हमारे पास है उसमें हम एसिड ऐड करेंगे देन देयर इज नो चेंज. ठीक है, उसमें चेंज कोई नहीं आएगी, क्योंकि जो एसिड और बेसिस को चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ब्लू एंड रेड. तो ब्लू हम जो यूज़ करते हैं वो एसिड चेक होते हैं उससे, क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं रेड में. और रेड है जब वो ब्लू में चेंज हो जाते हैं मीन्स वो बेस कहलाते हैं. सो नाउ आई हैव जस्ट गोइंग टू टेक द ब्लू लिटमस सोल्यूशन. You can see it is in the somewhat blue case. So now I'm again putting some acid in it, trying to add acid in it. You can see if I add acid, it changes its color to somewhat orange. Orange में change कर दिया इसने कलर, जैसे हमने acid add किया it changes its color. So this means that for checking the acid we need a ऑरेंज में चेंज कर दिया इसने कलर, जैसे हमने एसिड. और पहले से देखो, you can see it is in the somewhat blue case. So now I'm again putting some acid in it, trying to add acid in it. You can see if I add acid, it changes its color to somewhat orange. ऑरेंज में चेंज कर दिया इसने कलर, जैसे हमने एसिड ऐड किया it changes its color. So this means that for checking the acid we need a blue litmus solution. एसिड को चेक करने के ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है. इतनी बात हमने आपको बता दी. क्या चीज बता दी? कि एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू, वो किस में करते हैं? रेड में करते हैं. तो एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर हो या सोल्यूशन, अगर उसमें पेपर डुबा लो तो पेपर बन जाए, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो. सो इस तरीके से एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से हो सकते हैं? एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है. ऑन एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, कि मतलब कौन कितना टूटता है. तो पहला क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा वीक एसिड. सो दोज एसिड विच डिसोसिएट 100%. सो those acids which dissociate 100% या completely. अगर 100 मॉलिक्यूल डालो 100 के 100 टूट जाए तो तब क्या कहोगे? देन क्योंकि वो कितनी H+ जनरेट कर लेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वो बहुत ज़्यादा जनरेट कर लेगा. तो ये 100% डिसोसिएट करते हैं. तो इसमें क्या एग्जांपल होगा? HCl हो जाएगा, H2SO4, HNO3. क्या HBr और HI भी होगा कि HF होगा? ये सही कह रहे हैं कि HBr और HI होगा और HF वीक है. बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि ये ज़्यादा टूट जाएंगे. क्योंकि H और I का आइटम बहुत बड़ा होता है. क्या I तो बहुत बड़ा होगा नीचे चलने पर. तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से टूट जाते हैं. HI, HCl और HBr में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? बोलो. इन तीनों में. हाँ, ये ठीक बता रहे हैं. बोल रहे हैं कि HCl वीक एसिड है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड
strength of acid. Now सर क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसके बॉन्ड होते हैं एच आई क्यू बहुत लंबे होते हैं, क्या अगर बहुत दूर दूर होंगे बॉन्ड तो क्या आसानी से टूट जाएंगे? मेरा कहने का मतलब है कि एच का मॉलिक्यूल ये है और Cl का ये है, तो इनके सेंटर से सेंटर के बीच डिस्टेंस इतनी है और H ये है और Br ये है, तो बताओ सेंटर की डिस्टेंस बढ़ गई क्या? यस सर समझ गया। H है और उससे भी बड़ी अगर I की हुई तो बढ़ गई। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा बताओ, वीकर नहीं हो जाएंगे? यस सर। तो आसानी से टूट जाएगा। तो इसको चाहिए 400 किलो जूल, इसको चाहिए 280 किलो जूल, इसको चाहिए 89 किलो जूल। बोलो कौन सा अच्छा रहेगा? सर अच्छा है ठीक है। अच्छा का मतलब है थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, खटाखट टूट जाएंगे। अच्छा का मतलब कौन स्ट्रांग एसिड है? सर HCl कहाँ बता रहे हैं आप? ठीक से देखो ना। सर HI तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये तो कई जगह आपने पढ़ा होगा। ये HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो इसीलिए तो HI दिया नहीं जाता आप लोगों को लैब में। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए और इसकी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड भी हमने लिख दी। अच्छा वीक एसिड क्या होते हैं? दोज एसिड्स विच डिसोसिएट पार्शियली थोड़ा सा टूटे आर कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? क्या वीक एसिड कहेंगे? अगर मान लो CH3COOH है, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड ये अगर 1 लाख मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें कितना टूटेगा बताओ? कमी टूटेगा। सो इन 1 लाख molecule only one molecule dissociates। तो इसका ये रेशो होता है, अगर इतना ही डिसोसिएट हो रहा है इस चीज को हम चाउमीन में डाल सकते हैं। कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के चाउमीन बनाना चाहोगे? नहीं सर। नहीं बनाओगे, जीभी जल जाएगी, काली पड़ जाएगी। एसिड बर्न तो ऐसा होता है ना कि इतनी हीट निकलती है कि उसमें फिर बॉडी खराब हो जाती है। एसिड बर्न इन हैंड। अब देखो कि जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद एसिड काफ़ी बर्न कर दे रहा है, तो ऐसे बनाओगे जीभ का क्या हाल चाल होगा बोलो? ये ठीक नहीं रहेगा ना। लैब में अगर कुछ गड़बड़ी कर दी देन इट इज नॉट गुड। सर ऐसा ही होता है क्या? अगर एसिड, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है और गलती से एसिड गिर गया तो कितना वाटर ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करेगा बताओ? और वो सारा जो हीट रिलीज करेगा क्या वो हमारी बॉडी को जला देगा? अभी आपको दिखाया नहीं कि H और Cl वाटर मॉलिक्यूल से घिरते हैं और उसमें कितनी एनर्जी निकलती, क्या 600 किलो जूल? और अगर उतनी एनर्जी निकलेगी तो करोगे क्या? वो तुम्हारी बॉडी को नहीं जला देगा। सो ये चीज है। तो इस तरीके से ये एसिटिक एसिड हो गया। और क्या हो गया? जो वीक एसिड है, क्या लैक्टिक एसिड भी हो सकता है? दही, उसको भी मजे लेके खा सकते हो और फ्रूट्स भी खा सकते हो, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड। और क्या खा सकते हो? ऑक्सैलिक एसिड, जो कि टोमेटो में और खट्टी। टार्टरिक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, चूंकि वो और प्लांट से मिल रहे हैं तो वो जरूर है कि खतरनाक नहीं होंगे, तो वो सब कुछ भी खा सकते हो। टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड भी खा सकते हो नींबू में या ऑरेंज में, ये सारी चीज़। और इसके अलावा HF भी। HF तो सबसे वीक है क्योंकि HF का मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होगा, क्या वो अपने बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा? क्या आपको मालूम है इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 900 किलो जूल। और बताओ वाटर के हाइड्रेशन किससे कितनी रिलीज होती है? क्या 600 किलो जूल?
तो 600 रिलीज हुई और तोड़ने के लिए 900 चाहिए, बताओ काम चल पाएगा? नहीं बाहर से कोई एनर्जी तो देने आ नहीं रहा, तो HF कैसे टूटेगा? इसीलिए टूटता नहीं है। लाखों में एक टूट गया तो टूट गया, गलती से टक्कर मार मार के तोड़ दिया तो तोड़ दिया। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ऑल्सो इज ए वीक एसिड, दो इट इज मिनरल एसिड। देखो इतने सारे बताए, वो सब क्या है? क्या ऑर्गेनिक एसिड है? और ये कैसा एसिड है? मिनरल एसिड। मिनरल का मतलब है कि जो माइनिंग से निकाला जा सके, ऐसी चीजें जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, जो प्लांट से ना निकले लेकिन और कहीं से निकले, जैसे सल्फर निकला माइनिंग से, फास्फोरस निकला। तो दो तरीके के एसिड हैं, अदर देन ऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड कहते हैं। ठीक है, जो मिनरल के तौर पर पानी में भी उपस्थित रहते हैं। क्या पानी में क्लोराइड आयन रहते हैं जो पानी हम पीते हैं? आपको मालूम है स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाली जाती है, जिससे कि या पानी में आपके घर में भी, जिसके घर में एक्वेरियम है वो क्लोरीन तो लाता ही है डालने के लिए। अच्छा, अब ये देखो, ये सारी चीज हमने कह दी और HCOOH भी हो गया। ये क्या है? क्या ये फॉर्मिक एसिड है? तो ये भी क्या हो गया बताइए? इट इज ए काइंड ऑफ वीक एसिड। तो वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर। अगर मान लो मैं ऐसे बात करूं तो सी में क्या क्या चीजें होंगी? क्या सी में 4 एटम होते हैं आउटसाइड में, और इधर एक H है और इधर एक H है और इधर एक H है। क्या उनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा? और ये 4 इलेक्ट्रॉन, अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटसाइड में है। और COOH O के पास कितने होते हैं? क्या 6 होते हैं आउटर में? और एक O और आ जाए तो COOH। तो यहाँ पर देखिए एक H आ गया, एक O इधर आ गया, तो CH3COOH। जरा इसे देखें कि एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा चेंज कर दें यहाँ से। ये CH3 और COOH, तो ये C है और एक और C और फिर एक और O और फिर H। ये CH3 और COOH। ये देखो O। क्या इस C के पास भी 4 होंगे? तो 1 2 और 3 4। अभी देखो, ये देखो और एक O ये हो गया, 1 2 और 3 4 और 5 है। इस ऑक्सीजन ने क्या बोला होगा इससे? इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, क्या मेरे 8 हो जाएं। अच्छा, इस देखो सभी कार्बन पे मैंने 4 4 दिखाए और ऑक्सीजन पे 6 दिखाए और हाइड्रोजन पे 1 1 दिखाया है। तो ये कार्बन कहेगा ठीक है, मैं भी आपसे 2 ले लेता हूँ, क्योंकि आपने भी मुझसे 2 लिए हैं और इनसे भी मैं 1 1 ले लेता हूँ। तो 2 2 की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड हुआ। हाइड्रोजन ने इससे 1 ले लिया तो ऑक्सीजन भी कहेगा मैं भी आपका 1 लेता हूँ और इसका भी 1 ले लेगा। तो इसने अपने 8 पूरे कर लिए, इसने अपना डुप्लेट पूरा किया और इसने इन सब से 1 लेते हुए क्या अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया। तो देखा जाए तो एसिटिक एसिड किस तरीके का है? क्या एक H और एक H, फिर इससे सिंगल बॉन्ड ये बना और इससे सिंगल बॉन्ड O और इससे सिंगल बॉन्ड हुआ H और इससे क्या डबल बॉन्ड बना O। मेरा कहने का मतलब है जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉनों की शॉर्टेज होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन पे कितनी शॉर्टेज है? 2 की। तो वो अपना 2 टिफिन आगे करेगा जिससे दूसरा वाला भी 2 टिफिन दे दे। भाई आदमी लालच में रहता है ना कि दूसरे से 2 मिल जाए, तो ऐसे तो कोई देगा नहीं। तो उसने 2 आगे किए, एक इसको आगे किया, किसको, तो 2 बॉन्ड बन गए। तो कार्बन ने कितने टिफिन आगे किए? 4। तो 4 उसके बॉन्ड बन गए। ऐसे इसने भी 4 बना लिए। लेकिन इस ऑक्सीजन ने थोड़ी चीटिंग की। क्या इसने इसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया और खींचने के बाद इससे बोल दिया अब तुम जाओ? गलत बात की इसने। अगर ये इसका खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, वो तो भरोसे के साथ आया था कि हमारे साथ साझेदारी होगी, बट इसने तो खींच लिया, इसने निगेटिव बना लिया और इसको क्या बना लिया?
प्लस। तो अब ये दूसरा कोई साझीदार देखेगा, बोलेगा अब तो इससे मिलने वाला नहीं, इसको छोड़ के जाओ। तो होता क्या है कि ये जो CH3 बना है और फिर इसके बाद C और डबल O, C ये रह गया और साथ में क्या H प्लस अलग हो गया। हाँ सर। तो इस चीज को कहेंगे एसीटेट आयन। क्या कहेंगे? एसीटेट। और ये H प्लस आयन, सो हाइड्रोजन आयन। अच्छा, वीक एसिड में ऐसा होता है कि वीक एसिड में जैसे एसिटिक एसिड है 1 लाख में एक टूट जाता है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? इसको ऐसे दिखाएंगे कि नाउ ये देखिए कि CH3 COOH अगर ये वाटर के संपर्क में आएगा तो किस में बदल जाएगा? क्या एक्वियस में बदल जाएगा, एसीटेट आयन। और क्या H प्लस बनेगा? एक्वियस। ठीक है, इस चीज में बदल जाएगा। सो दैट यू कैन राइट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ये किस में बदलेगा। अब जरा देखो, एक मिनट। सो ये देखिए, हाँ सर ये CH3COOH ने H2O के साथ रिएक्शन करा, फिर है ना ये CH3CO और H प्लस आयन बना दिया। हाँ, सर इसमें एक H गायब है। क्या? सर इसमें एक H नहीं दिख रहा सर। H2O के साथ रिएक्शन करा ना, तो वो कहाँ गया? अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि CH3COOH इन्होंने ये वाला पेज खोल लिया है, आप लोग भी खोल लें तो जिससे कि आपका भी क्लियर हो जाए। 23 पेज नंबर। तो इनका आंसर क्वेश्चन ठीक है, कह रहे हैं कि जब आप पहले भी ये कह चुके हैं कि ये माइनस है और एक्वियस है, तो क्यों नहीं इस H2O के साथ इसको लिखते हैं जिससे कि H3O प्लस बन जाए और एक्वियस का काम ये करेगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जैसा हमारी बुक में लिखा है वैसा आप क्यों नहीं लिख रहे हैं। समझ में आ गई बात? यस सर। है बात सही कि नहीं? कह रहे हैं कि बार बार शुरू में तो आपने कह दिया था H प्लस एक प्रोटॉन है, तो क्या प्रोटॉन लिखना आपका जस्टिफाइड है? उसे आप हाइड्रोनियम आयन क्यों नहीं लिख देते? इन्होंने पेज नंबर 23 से ये एक्सपेक्ट लिया है। समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, अब देखो, अब कुणाल अपना क्वेश्चन पूछो। अच्छा, नाउ एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सो कौन कौन से होते हैं? ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन। एक तो होता है ऑन बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, टूटने के आधार पर कौन कौन से हुए? सर स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अच्छा, अगर ऐसी बात है ईशान तो 3 स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम बताओ और 3 वीक एसिड के। सर स्ट्रॉन्ग में सर HCl, H2SO4 और HNO3 सर। और वीक में सर ये एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। कौन सा ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक एसिड है? सर कार्बोनिक एसिड। मिनरल एसिड बताइए ना, ये तो आप ऑर्गेनिक बता रहे हैं। तो सर, ठीक है, कार्बोनिक एसिड भी आप कह सकते हैं क्योंकि कार्बोनिक भी मिनरल है। अच्छी बात है, क्योंकि H2CO3 है, वो तो H2 और CO2 के मिलने से बनता है, वो भी मिनरल है क्योंकि उसमें किसी प्लांट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी है। सो एसिड्स कैन बी सब डिवाइडेड into 2 types on basis of origin। तो origin के बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया जा सकता है। तो कौन कौन से हैं? कि एसिड, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ डिसोसिएशन और ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना टूट रहा है। तो बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर 2 हैं, मालूम है कौन कौन से हैं? एक है ऑर्गेनिक एसिड जो किससे मिलता हो? प्लांट से। और दूसरा क्या है बताइए? मिनरल एसिड। सो दैट इज ये फाउंड ऑब्टेन्ड आफ्टर माइनिंग
ये फाउंड इन मिनरल, जो भी मिनरल में पाया जाए। सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। एक तरीके से जो मिट्टी है या सॉइल है, क्या वो सब मिनरल्स हैं? क्योंकि अगर उसमें से पानी रन ऑफ करता है तो क्या वो किस में चला जाता है? रिवर में चला जाता है। तो सारे मिनरल्स तो वहीं चले जाते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड ये कहाँ से पाया जाता है? सर पौधों से। फ्रॉम प्लांट्स। ये सभी प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी जैसे दूध है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, वो किससे मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट्स। सो एनिमल प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसमें क्या है? ऑन बेसिस ऑफ डिसोसिएशन इसकी दो कैटेगरी कौन सी हुई? तो एक हुआ स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। अच्छा, मिनरल एसिड में अस्मित कुछ नाम बताओ। क्या चीज सर? मिनरल एसिड कौन कौन से हुए? सर कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। हाँ, दैट इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। अगर ये डिसोसिएट होगा तो 2H प्लस और CO3 2 माइनस में होगा। और बताओ। सर हाइड्रोजन HF बोलो, हाइड्रोजन करके। हाँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड। और HCl भी लिख सकते हैं क्या? HNO3, H2SO4। फॉस्फोरिक एसिड का क्या फार्मूला है बताओ? क्या यही है? फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, ये कौन कौन से हुए? लैक्टिक एसिड का क्या फार्मूला है? तो इस तरीके से लैक्टिक एसिड भी हो सकता है। और बाकी और कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ भी लिख दो। एसिटिक एसिड। सो लैक्टिक एसिड में क्या होता है कि CH3, COH और COOH, जबकि ये H इसका एसिडिक है, ये OH एसिडिक नहीं है, ये नहीं टूटता है क्योंकि कार्बन से जो यहाँ पे जुड़ा है ये नहीं टूट रहा, ये टूट जा रहा है। तो इस तरीके से ये वाला एसिडिक है जिसकी वजह से ऐसा, ये है लैक्टिक एसिड का फार्मूला। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो COH और COOH, ये लैक्टिक एसिड। और सिंप्लीफाई कैसे कर लोगे? ये बॉन्ड हटा दो तो हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। यहीं पे O होता है तो वो क्या होता है? अगर यहाँ पर अगर O होता है तो हम जानते हैं पाइरुवेट में टूटता है, डबल बॉन्ड O, बोलो। तो वो चीज़ अलग हो जाती है। और उसी में H लग जाए तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो पाइरुवेट का बताया था, उसी से याद रखा जा सकता है। अब जरा देखो। सो यू हैव सीन दैट this is the properties of acid. Now what are indicators? So those chemical substance which changes colors, जो अपना कलर चेंज कर दें, which changes color, ठीक है, विद एसिड्स एंड बेस, एसिड एंड बेस, ठीक है, आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। उसे क्या कहेंगे? इंडिकेटर्स, क्योंकि वो अपना कलर चेंज कर देते हैं। दे गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर विद वेरियस टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेसेस। अलग अलग एसिड और बेस के साथ वो अलग अलग कलर देते हैं। दे गिव characteristic color with acid और बेस, उनके साथ एसिड एंड बेस के साथ वो करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। अच्छा, एंड बेस। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? क्या कलर इंडिकेटर कहते हैं? जैसे कि क्या रेड कैबेज इसी कैटेगरी में है?
टर्मरिक इसी कैटेगरी में है? यस सर। अच्छा, लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, हाँ ठीक है, सेलीन, और भी हम लिख देंगे आगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो क्या करते हैं कि सम इंडिकेटर्स, सर स्मेल। हाँ सम इंडिकेटर्स क्या करते हैं, गिव्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, स्मेल विद एसिड एंड बेस, स्मेल अलग देते हैं। अगर मान लो प्याज है, प्याज को साबुन में धो लो तो क्या होगा, क्या उसमें प्याज की स्मेल रह जाएगी? लौंग देखते हो, लौंग का तेल बहुत महकता है, लौंग तो खाई होगी, अगर उसमें साबुन डाल दिया जाए तो क्या उसमें स्मेल बचती है? इसी तरीके से वनीला बहुत महकता है, आइसक्रीम में कहते हैं हम तो वनीला खाएंगे, वनीला में थोड़ा सा सोप डाल दो तो क्या महक रहेगी कि चली जाएगी? क्या हमारी नाक में ऑल फैक्ट्री नर्व्स हैं जो हम स्मेल का सेंस कराती हैं? जैसे आंखों में ऑप्टिक नर्व्स हैं, तो हमारी नॉस्ट्रिल्स में क्या है, क्या ऑल फैक्ट्री नर्व्स हैं जो हमें गंध का एहसास कराती हैं? तो ये गिव्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल विद एसिड एंड बेस, सो कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? कैरेक्टर स्टिक्स ना, करेक्टर स्टिक्स, ठीक है। और कुछ भी आएगा? चेक करते हैं फिर। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर आई ना, हाँ सही कहते हो, आई लगाओ यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल विद एसिड एंड बेस, सो कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये एग्जाम्पल क्या है? वनीला, और क्या है बताओ? क्या ओनियन, और क्या क्लोव ऑयल? वनीला अभी हमारे पास नहीं, ये सब वहाँ रखे हैं। वनीला क्या है कि एक एसेंस है, आप जाओगे प्रोविजन स्टोर में वनीला की बोतल ले देगा, जरा सा टच करोगे इतना महकता है। वनीला की आइसक्रीम खाई है? वनीला की आइसक्रीम का जो बस उसमें वनीला पड़ता है। अब कोचिंग तो खुलने जा रही है जब थोड़े दिनों में, तो फिर हम दिखाई देंगे, सबको स्मेल करा देंगे। अच्छा अब हम हैं 15 जुलाई से, जब खुलेगा तभी हम भी खोलेंगे। नाउ इंडिकेटर्स कितने तरीके के हैं? इंडिकेटर्स 2 तरीके के हैं, कौन कौन से हमने बताया आपको? सर ऑल फैक्ट्री और विजन। ऑल फैक्ट्री और दूसरा है कलर इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर्स, बाय इंडिकेटर्स वी कैन डिटेक्ट दैट एनी सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ऑल फैक्ट्री में हमने क्या बताया? ओनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला। इसमें क्या बताया? मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, क्लोव ऑयल, हाँ क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। और इस तरीके से ऑयल करो। अब ये देखो, ये इसमें फिनोफ्थलीन, और क्या रेड कैबेज, क्या चाइना रोज, अभी बता दे रहे हैं, अभी दिखा देंगे सब। चाइना रोज, क्या लिटमस पेपर, बिल्कुल बिल्कुल, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो नाउ अब जरा हम देखें कि किस तरीके से
ये रिएक्शन देते हैं और कैसे इंडिकेट करते हैं, लेट अस सी। रेड कैबेज इंडिकेटर, तो ये देखिए, Hey guys, welcome back to my. Today we are gonna do some cool science experiments using some red cabbage. You must have learned in school about acids and bases, also called as alkalis. To know if a solution is acidic or alkaline, people use something known as an indicator. They come in paper form known as litmus paper or a liquid solution. It changes color differently when it meets an acid or an alkali. They are sold at laboratory supply stores, but today I'm going to show you how you can make your own. ये and कैबेज की red तरह ही है, cabbage. बस रेड I know कैबेज it's है। purple, अब इसको but it's still पानी called में red उबाल के cabbage इसका or सैप red निकाल लो। So you take a couple big leaves from the cabbage and put it in a blender. Then add about 3 glasses of water. Distilled water is preferred at this point, but even tap water will work. At least that is what I'm using. Now blend it together until you end up with some healthy cabbage juice. I'm going to drain it first using a tea strainer. This is going to take a while since I have सो to get rid फिल्टर of कर all लिया है the इसको, sludge. तो फिल्टर कर लिया जिससे कि उसके जो बाकी चीज़ें हैं Next, रेसिड्यू I'll हट filter जाए। it through a piece of cloth to remove any small pieces of cabbage left behind. With this, our universal indicator is now ready. Now we need some solutions to test. अब देखो क्या The क्या ले measure रहे of हैं। acidity or alkalinity is done in pH value. The pH scale has 14 increments. अब देखो Here क्या are क्या 7 लिया है। commonly available solutions which we are going to test. ये क्या नींबू Lemon है? juice, vinegar, carbonated lemon soda, क्या ये विनेगर है? water, toothpaste and water solution, ठीक है। baking soda सो and water सिरका, solution, and finally कार्बोनेटेड bleach. सोडा Now जानते I'm हो? going to pour my indicator पेप्सी। into the glasses to see what happens. हाँ, और ये वाटर The lemon नींबू juice में being डाला, the most acidic of the lot changes to a bright कैसा red कलर आया? color. The vinegar changes to a pink Vinegar। or a less bright red color. थोड़ा लेस रेड आया। The lemon soda changes to लेमन pink सोडा का shade. कलर देखो, The water being neutral takes the color of वाटर the indicator and वाटर में becomes वही purple. रहेगा, वाटर में The थोड़ी ना toothpaste बदलेगा। and water solution changes to a blue shade, which means now we have stepped over to the Colgate। alkaline zone. The baking soda and बेकिंग water सोडा solution जो has घर the में हम लोग bluish यूज green करते हैं, shade. बेकिंग सोडा। And finally, the bleach being the strongest base of the lot Bleach। dissolves the purple color completely and retains its own light yellow color. ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की You तरह can था। see तो how समझ the में आ गया indicator कि has कैसे changed अलग color अलग in है। all the different solutions. This is a very fun and easy experiment. तो You can इससे try क्या it पता out चलता for है हमको almost कि free. ये And बेसिक it is हैं also और ये an सारे क्या excellent हैं and safe way to जो demonstrate रेड कलर the दे concept रहे of हैं। acids and bases to kids. इतनी बात समझ में Now, आ I गई। was also told at Now- school that acids neutralize this alkali and vice versa. So that means if I'm क्या? येलो, ब्लीच में येलो कलर आया। नाउ कलर चेंज इन फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन इंडिकेटर, लेट अस सी कि फिनाफ्थलीन का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, और अगर हम इसे एसिड और बेस में डालेंगे तो ये कैसा कलर देगा। तो ये देख लें। Hello students, today we are going to discuss about one of the acid. तो फिनाफ्थलीन का पहले ओरिजिनल कलर देखो कि कैसा होता है। On adding this phenolphthalein indicator, is there any color change for acid? No. So in acidic medium, phenolphthalein is colorless. Okay. इन्होंने कलरलेस नहीं लिया, मैं दूसरा दिखाऊंगा कलरलेस होता है। The color change of phenolphthalein in basic medium. This is sodium hydroxide solution and it is a colorless substance. This is phenolphthalein solution which is also colorless. ये देखो कलरलेस है, अभी सही लिया है। तो Now we can add some sodium hydroxide solution into a test tube. बहुत खतरनाक होता है, आसानी से करना है, ये ठीक तरीका नहीं है। हैं? ये गलत तरीका है, इसमें जरा सा भी होगा तो जल जाएगी। ये बहुत डाइल्यूट होगा, Phenolphthalein solution into this बहुत ही डाइल्यूट होगा, sodium हार्डली एनी ड्रॉप होगा। Let us check. Is there any
अब देखो इसमें फिनोप्थलीन भी कलरलेस है, लेकिन डालने से कुछ चेंज आया क्या? The color changes to तो इस तरीके से फिनोप्थलीन, बताओ उसका खुद का कलर क्या है? the color of the phenolphthalein is pink. देखो अब कुछ चीज़ें देख लें, जैसे मैं आपसे कहूँ कि लिटमस का खुद का कलर क्या है, बताइए। लिटमस का नेचुरल कलर पर्पल। और बताओ इन एसिड कैसा है, सर रेड, इन बेस कैसा है, सर ब्लू, ब्लू। फिनोप्थलीन का कैसा कलर है? सर कलरलेस नेचुरल, कलरलेस। क्या डालने से पिंक हुआ था? सर बेस, बेस डालने से पिंक हुआ था। तो अब देख लें कि बेस डालने से पिंक लिखो, और एसिड डालने से कुछ हुआ था क्या? तो ये पिंक हुआ था, ठीक है। और इसमें कलरलेस। ये बताओ रेड कैबेज कैसी थी? रेड कैबेज क्या वो लेवेंडर टाइप थी क्या? ठीक है, रेड ही लिख लो। और एसिड में इसका कैसा कलर हुआ? रेड। पर्पल भी लिख सकते हो ना, उसका कैसा कलर होता है? कहने को रेड कहते हैं, लेकिन होती कैसी है? सर पर्पल, पर्पल। और इसमें कैसा हो गया था बेस में? सर ब्लू, ब्लू होता है। अब आप देखो ब्लू ही लिख लो, ब्लू कलर हो गया। सो दिस इज ब्लू कलर हो गया। अब जरा आप देख लें कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या कलर होता है। तो सर कलर, वो सारे जितने भी एसिड बेस हैं उनको इंडिकेट करता है। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड कलर चेंज। नाउ let us see how universal indicator behaves. एक चीज और देख लें। नाउ कुछ चीजें देखें। ये है हल्दी, टर्मरिक ले लो। अगर हल्दी में नींबू निचुड़ जाए तो क्या होगा, बताओ? नींबू एसिडिक है? सर येलो, हल्दी में अगर नींबू पड़ जाए तो कैसा कलर हो जाएगा? रेड टाइप हो जाएगा। ये ठीक बता रहे हैं, क्योंकि घर में डेली सब्जी बनती है और उसमें कितनी बार नींबू डाला जाता है, कभी कलर चेंज हुआ है? बताओ, अचानक ऐसे सब्जी का कलर लाल हो गया क्या? कितनी बार नींबू पड़ा है, हल्दी भी रहती है, मिर्च भी पड़ती है, और अचानक नींबू डाल देने से कुछ हो जाता है? तो लेकिन अगर हल्दी में साबुन डाल दो तो कैसा हो जाए? मान लो सब्जी गिर गई आपके कपड़े में, तब रेड हो जाएगा। वही चीज यहाँ दिखाया जा रहा है। ये है टर्मरिक, और ये है, ये साबुन है, और ये क्या है? ये बेस, और ये क्या है? एसिड। अच्छा, तो हम आगे देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। अब इतना तो हम लोगों ने देख लिया, थोड़ा सा आगे इसको वाटर में डाल दिया, और आगे देखो टर्मरिक लगा दी, टर्मरिक पेपर बना दिया। अब ये देखो बेस बना दिया घोल के। अब इसमें टर्मरिक पेपर डाल के क्या होगा कलर में? कुछ होगा क्या? नींबू भी निकाल लिया, पानी डाल दिया, तो देखो अब क्या होगा। अब देखिए, लेमन जूस डालने से देखो कुछ होता है क्या? सब्जी में तो हल्दी भी पड़ती है, नींबू भी पड़ता है, कुछ हो जाता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। हमारी सब्जी तो कभी लाल नहीं हुई। क्या कुछ चेंज आया? Yes, sir. Yes,
इससे क्या पता चल गया आपको कि यानी इससे पता चल गया कि ये देखो, ये हिबिस्कस जानते हो या चाइना रोज भी इसको कहते हैं। तो इसमें भी आप देख लो, पिछला याद रखना और आगे देखो। चाइना रोज का सैप निकाल लिया, बॉईल करके, बोलो कलर आ गया डीप, ये बिल्कुल डीप आ गया। हिबिस्कस से गुड़हल है, ये सब जगह मिल जाता है स्कूल में। अब इसको निकाल लो, इसको छान लिया, गुड़हल का ये है पानी, ये सोप सोल्यूशन है, ये सोप सोल्यूशन है, दिस इज सोप सोल्यूशन। तो सोप को डाला, कुछ कलर चेंज आया कि नहीं आया? सोप डाल दिया, चेक करना पड़ेगा, अभी मालूम नहीं चल रहा है। एक्चुअली मुझको भी याद नहीं रहता है कि क्या कलर चेंज होगा, देखने से फिर याद आ जाता है। अभी ये दिखाएं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, ग्रीन हो गया अभी, ये अभी ग्रीन दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रीन नहीं दिखाया इसमें। लेमन वाले में रेड हो गया, पिंक, ये ग्रीन है और वो पिंक। अच्छा आप देखो, दो चीज़ और लिख लें इसमें। क्या क्या बताया हमने आपको कि नाउ, एक हमने आपको बताया टर्मरिक, टर्मरिक तो बताया है ना। तो टर्मरिक से क्या हुआ था, किसी को याद हो तो बता दो। न्यूट्रल में टर्मरिक कैसी है, बोलो। और एसिड में येलो ही रह गया टर्मरिक, और इसमें रेड। और बोलो चाइना रोज से क्या हुआ था, हिबिस्कस से, बोलो। रेड या पर्पल है, चलो इसमें एसिड में क्या हुआ था, पिंक हो गया था ना, और यहाँ ये ग्रीन हो गया। तो इतना हम लोगों ने अभी तक देख लिया है, बाकी अभी और भी हैं। एक जिसमें फिनोप्थलीन इंडिकेटर, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल की क्लास। मिथाइल ऑरेंज भी देख लेंगे, और साथ में ये देखेंगे कि बेसेस क्या होते हैं कल की क्लास में, और एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। हाँ बोलो सर, आपने जब लाइव प्रोसेस पढ़ाया था ना, तो सर आपने क्वेश्चन आंसर करवाया था, उसमें क्वेश्चन था हाउ फैट्स आर डाइजेस्टेड। हाउ फैट्स आर डाइजेस्टेड, हाँ सर तो ना आपने